हमारे मेहमान और महफिल मौजूद हमारे साथी, हमारे हिमायती मीडिया के लोग, औरतों और बच्चों, जब हमारी महफिल में गवर्नर साहब मौजूद हैं तो हम लोगों को चाहिए कि उनकी बात को ही सीखें, उनसे ही सुनें, ताकि हम लोग को सबक मिल जाए। हमारे गवर्नर साहब के बारे में सारे लोग जानते हैं कि बहुत पढ़े लिखे हैं, कई बार वजीर बने, गवर्नर बने, और हम लोग दुआ करते हैं कि ये इससे ऊंचे मुकाम पर जाए। आमीन। हम आप लोगों की तरफ से जो माइनॉरिटी समाज है उसकी तरफ से 2-4 लफ्ज़ बोल देना चाहेंगे, ताकि गवर्नर साहब ने हमारी बातों का कुछ ख्याल रखें। ये मुल्क हमारा सेकुलर मुल्क है, यहाँ सब लोग मिलजुल कर रहना जानते हैं, ये हमारा कल्चर रहा है। ऐसा नहीं है कि जब से यहाँ 75 साल से आज़ादी हुई है तब से हमारा जन्मों जन्म का कल्चर रहा है कि हम लोग हमेशा मिलजुल के एक साथ रहते हैं। लेकिन जिस तरह का माहौल बन चुका है 75 सालों में, उस पर भी नज़र रखना जरूरी है। हमारा मिक्स कल्चर रहा है और दोनों समाज एक दूसरे पर हम लोग आश्रित हैं, हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। कोई चाहे नहीं कि हमको अलग कर ले तो वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम रह ही नहीं सकते। तो हम लोगों ने मिलत बचाओ मुल्क बचाओ रैली किया है, कॉन्फ्रेंस किया है। इसका मकसद मिलत वर्ड एक अरबी वर्ड है, इसका मतलब होता है आपसी मेल मिलाप। लोग कहते हैं कि देखो राजेंद्र और राजेंद्र सदर के बीच कितना मिलत है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो मिलत का मतलब होता है आपसी मेल मिलाप, मोहब्बत, सौहार्द, यही मतलब है। लेकिन कहीं न कहीं हम लोग को कहना पड़ता है कि मिलत बचाओ, इसको बचाओ, इस पर कहीं न किसी की नज़र लग रही है, इस पर दरार पड़ रहा है, इसको कैसे बचाएगा। तो एक बात बहुत अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है कि हम हिंदू मुस्लिम समाज के लोग एक दूसरे से मिलकर रहना चाहते हैं। मुल्क का कोई हिस्सा कोना ऐसा नहीं कि हम एक दूसरे से मिलकर नहीं रहते, कोई कोना ऐसा नहीं। लेकिन इन 75 सालों में देखा गया है कि इसमें धीरे धीरे दरार डालते डालते मुकाम ऊंचे दरार तक चला गया है। ये दरार, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वोट की पॉलिटिक्स है, वोट की राजनीति। लोग वोट देने के चक्कर में ऐसा ही 75 वर्षों से करते चले आते हैं, 7500 वर्षों। अजस का नतीजा है कि नेचुरल है कि जो चीज आप धीरे धीरे करेंगे एक न एक दिन तो ऊंचाई पर जाएगी। और इसी के चलते बहुत नुकसान मुल्क को करता है। देखिए, हम आजाद हुए थे 1947 में, फिर हम क्यों सर जिसने हमारे मुल्क को लूट के खोखला कर दिया। हमारे बाद आजाद हुआ चीन 1949, उसको भी अपने लोगों को खोखला कर दिया। दोनों मुल्क आजाद हुए, दोनों मुल्क के लीडर तैयार हुए, दोनों ने अपनी अपनी हुकूमतें चलाई। लेकिन आज रिजल्ट क्या है? आज रिजल्ट ये है कि चीन इतनी तरक्की कर गया कि वो आज अमेरिका से टक्कर लगाता है, जिसकी दादागिरी 200 वर्षों से चल रही है, उससे टक्कर करता है। और उसी वक्त आजाद हुआ हमारा मुल्क में कौन सी ज्यादत हो गई कि हम उस तरक्की दौर में पीछे रह गए? तो उसकी वजह एक है कि चीन में कॉमन सेंस है, कॉमन रोजी रोटी, तालीम, रहन सहन, हुनर, बिजली, सड़क, पानी, तरक्की, साइंस, इस पर काम कॉमन पॉलिटिक्स पर, इसी पर वोट की राजनीति। इसलिए वो मुल्क देखिए कहां से कहां
यहाँ आप देखिए, आप भी महसूस कीजिए, जब भी नेशनल चुनाव होता था या स्टेट का चुनाव होता था तो लेते थे वही, या तो मंदिर बन जाते या हिंदू मुसलमान या हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके अलावा तीसरा इशू नहीं डाला। ये हमारी सियासी नीतियों की गलत ज़हनियत है। कहाँ महंगाई आसमान छू गई, ऐसा नहीं क्या छू गया, छूते 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 ऊंचाई पर चला गया तो कंट्रोल से बाहर हो गया। कहाँ बेरोजगारी बढ़ते 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 आज कंट्रोल से बाहर हो गया। कहाँ भ्रष्टाचार होते 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 आज कंट्रोल से बाहर हो गया। इस पर तो कभी कंट्रोल नहीं किया, इस पर तो कभी शासन नहीं। आज भी पूरा मुल्क, आधा मुल्क या तो बाढ़ में डूब जाता है या सूखा पड़ जाता है। जिस मुल्क पानी दो सबको, एग्रीकल्चर हो, वहां बाढ़ के पानी का कदर नहीं होता। जिस मुल्क में सूखा पड़ जाता हो उसमें कहां से पानी लाए, इसका इंतजाम नहीं होता। हमारा मुल्क एग्रीकल्चर पे खेती पर होना चाहिए। अगर ये सही कोऑर्डिनेशन होता शुरू से, खेती पर ध्यान देते, पानी पर ध्यान देते, आप हवा देते, किस चीज की कमी है? हमारे यहाँ जमीन है, हमारे यहाँ पानी है, हमारे यहाँ मौसम है, हमारे यहाँ मेहनत का श्लोक है, इसके बावजूद वजह से यही है कि सियासी लीडरों को हम किसी एक पार्टी को नहीं कहते, सारे सियासी लीडरों के साथ सिर्फ यह है किसी तरह से कॉमन पॉलिटिक्स कर दो, या तो मंदिर मस्जिद का इशू उठा दो, या फिर हिंदू मुसलमान की किसी इशू उठा दो, या फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान कर लो, वोट लेके निकल जाओ, फिर आराम कर। अगर यही लोग शुरू से महंगाई पर ध्यान देते, बेरोजगारी पर ध्यान देते, करप्शन पर ध्यान देते, बाढ़ सुधार पर ध्यान देते, शराबखोरी पर ध्यान देते, मुनाफाखोरी पर ध्यान देते, जमाखोरी पर ध्यान देते, तो आज हमारा चीन से बहुत आगे हुआ, हमारा लेकिन ऐसा होना नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब ऐसा बोलना बे आज तरीके इसके लिए जरूरी है कि हम लोग को कोई ना कोई कदम उठाना पड़ा। लेकिन जो सियासी लीडरों की नियत रही है उस पर शक लगता है कि बगैर किसी कानून का सहारा लेकर इसको रोका जा सकता है। क्योंकि जब तक कॉमन पॉलिटिक्स को नहीं रोकिएगा, ये समाज में पीछे चला जाएगा, मुल्क भी पीछे रहेगा, चाहे कितने लोग कुछ बोल रहे। इसलिए हम अपने गवर्नर साहब के सामने एक अर्ज पेश करते हैं। इनके सामने पेश नहीं करें तो किसके सामने पेश करें? ये गरीबों का मुतालबा, और हम चाहते हैं कि इस कॉमन पॉलिटिक्स को कानून से रोका जाए, कानून से रोका जाए, ऐसे नहीं रुकने वाला है, कानून से रोका, कानून बनवाएगा इस मुल्क का अवाम। हम जो भारतीय हैं इसी कानून को बनवाएंगे, सियासी लोग नहीं बना पाएंगे जब तक आप दबाव नहीं डालेंगे। तो सिर्फ आपको एक ही बात हम करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी। उन्होंने 1989 में कानून बनाया जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। समाज के दबे कितने तबके पर जो लोग जुल्म करते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट जो जुल्म करते हैं, चाहे किसी समुदाय के रहने वाले हो, उसको कैसे कानून से रोका जाए, इसका कानून बनाया 1989 में। उस वक्त हमारे गवर्नर साहब ने उनके कैबिनेट में, गवर्नर साहब बहुत से वीपी सिंह साहब का कैबिनेट में बहुत इंपॉर्टेंट फैसला लिया था। लेकिन न जाने कौन सी बात होती थी कि अल्लाह बेहतर जाने, तो उस वक्त उन्होंने एक्ट बनाया। उस वक्त उस एक्ट में हमारे दलित समाज के लोग और आदिवासी समाज के लोगों को शामिल किया। 24 सेक्टर थी, 20 और 4 24 सेक्टर पर रखी गई थी कि किन
इनको इसमें शामिल किया, उसमें दलित आदिवासी समाज को शामिल किया। हम अगर वहां मौजूद रहते तो हम तो यही राजीव गांधी से करते, अपना दामन फैला के कह देते कि इसमें माइनॉरिटीज के कमजोर तबके को भी शामिल करते। अत्याचार होता है तो दबे कुचले तबकों पे ही होता है। भारत में 3 ग्रुप पर अत्याचार होता रहा है, हिस्ट्री नहीं है, दलितों पर, आदिवासियों पर और माइनॉरिटीज के कमजोर तबकों पर, इसी को जुल्म होता है। तो राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्री अगर उन पर परिसर करता तो माइनॉरिटीज के कमजोर तबकों को शामिल कर देते, लेकिन ये दबाव उस वक्त नहीं पड़ सका। लोग सिर्फ बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने में शामिल केस में लगे। नतीजा क्या हुआ? ये हक से बेचारा महरूम है तो आज तक महरूम। इस एक्ट की वजह से दलितों और आदिवासियों को बहुत प्रोटेक्शन मिला। उनके साथ जो सोशल वायलेंस होता था वो रुक गया, ब्रेक लग गया उसका। अब किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो करे, अत्याचार करे, उनके खिलाफ गलत नारे लगा दे, भड़काऊ भाषण दे दे, उन पर 2 हाथ उठा ले, उनकी औरतों के साथ गलती कर दे, उनके मजहब पर टच कर दे, या उन पर झूठे मुकदमे कर दे, उनके मकान को तोड़ दे, उनके घर में कीचड़ फेंक दे। ये कह नहीं सकता, कर नहीं सकता, क्योंकि ऐसा होने पर नॉन वेल्यूबल वारंट आता है, देखिए हम खाली पड़ता है। आज उनका सिचुएशन ये है, हम चाहते हैं खुद कम से कम उस एक्ट में, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, जिसको SC/ST एक्ट कहा जाता है, उसमें ये कमजोर तबके को शामिल कर दिया जाए, ताकि जिस तरह से दलितों आदिवासियों को शामिल करने की वजह से सोशल वायलेंस में ब्रेक लग गया, उसी तरह से इस एक्ट में माइनॉरिटीज को अगर कर दे तो बहुत अच्छा, और नहीं तो कम से कम कमजोर तबके के माइनॉरिटीज को शामिल कर देने से इतना तो होगा कि कॉमन फाइनेंस पर भी ब्रेक लग जाएगा। और जिस दिन कॉमन फाइनेंस पर ब्रेक लग जाएगा उस दिन से इसको वरना जो सियासी नीतियों का जो नियत है उसमें सारे धर्म का ग्रंथ फेल कर जाएगा, सारे धर्म का ग्रंथ फेल कर जाएगा। कहा अच्छी से अच्छी बात करके नहीं हो सकता है सदन खाना। डॉक्टर एजाज अली साहब जैसा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो हम आपसे भी, हम अपने साथ से